फरीदाबाद में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का परेशान किसान, अभी तक किसानों के खाते में नहीं आए पैसे, सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया से की नाखुश। हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य, हरियाणी पर्यावरण और आमदनी को पहुंचाने पर जोर, यमुनानगर में 173 गांवों में 17 लाख पौधे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, जिसके चलते आप पार्टी ने बिजली के बिलों में प्रतिक्रिया जलाई है, जो कि पंजाब सचिव डॉक्टर शैल अजय गुप्ता की निगरानी से जलाई गई। जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए सचिव ने कहा कि पंजाब में बिजली की बढ़ती दरों को मद्देनजर दोनों हाथों में कुंवर बिजली प्राप्त सिंह ने स्वागत किया है, क्योंकि वो इस ईमानदार आदमी है। और साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रही थी कि कुंवर बिजली प्राप्त प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी के शामिल हो रहे हैं। आप पार्टी ने ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये भी कहा कि दिल्ली में बिजली के दर बहुत ही कम है और 200 इकाई की मुफ्त की गई है। जिस तरह से 2022 में चुनाव नजदीक है, आप पार्टी पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी हुई है, जिसके चलते आपने बिजली के बिलों में प्रतिक्रिया जलाई है, और जो कि पंजाब सचिव डॉक्टर शैल अजय गुप्ता की निगरानी में जलाई गई। जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिव ने कहा कि पंजाब में बिजली की बढ़ोतरी दर मद्देनजर दोनों हाथों से कुंवर विजय प्रताप सिंह का स्वागत किया है, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। इसी के साथ ही कहा कि सोशल मीडिया में अफवाह फेल हो रही है और कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो निडर अधिकार है। तो जी असी पूरी सेंट्रल हल्के की टीम जिहड़ी है वो इत्थे हाथीगेट दे विच मेरे नाल जिहड़े जिन्ने भी सीनियर साडे आगू ने, तेजपाल जी उहदे नाल साडे ब्लॉक इंचार्ज ने, सर्कल इंचार्ज ने, मेरियां भैणां इत्थे सारियां आईयां, सीमा कोहली जी ने, हीना जी ने, विद्या जी ने, इन्हां दे नाल राहुल जी साडे, बलराज काला जी, दीपक चड्डा जी और जुगराज जी, सारे मैं तां पिछे देख रहा कि मैं किसी साथी का नाम ना भुल जावां। सो इस करके असीं सारे लोग इत्थे आए आ जिहड़े कि पंजाब दे विच लोगां नूं लुट्टिया जा रहा। कोरोना के प्रकोप को कई प्रदेशों में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। इसके चलते हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी और कहा कि हरियाणा में कोरोना के 6 मामले सामने आए हैं और हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट कर रहे हैं और प्रतिशत सैंपल दिल्ली लैब भेजा जा रहा है। वहीं अनिल विज ने यह कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल, धर्मशाला को अस्पताल बना सकते हैं, जिसके लिए अधिकारियों को आदेश भी जारी किया गया है। शुरू में विरोधियों ने वैक्सीनेशन के बारे में कई प्रकार की लोगों में गलत भ्रांतियां डाली थी, लेकिन हमने जो प्रयोग किया है हरियाणा में वो हमारा सफल रहा। हमने इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं को, अन्य सोशल संस्थाओं को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। हमने उन संस्थाओं को कहा है कि आप कैंप लगाइए, व्यापारिक संस्थाओं को कहा कि कैंप लगाइए, और वो कैंप लगा रहे हैं, वो लोगों को लाते हैं, हम जाके टीकाकरण करते हैं, और यही कारण है कि हम लगभग 28 लाख लोगों को हरियाणा में टीका लगा चुके हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार और लोगों की लापरवाही अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है। ऐसे में प्रशासन, आला अधिकार खुद बाजार में उतरकर लोगों को कोरोना नियमों की जानकारी दे रहे हैं, कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि अंबाला में बेकाबू होते कोरोना की दूसरी लहर और उस पर बढ़ती लोगों की लापरवाही प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में प्रशासन के लाख अपील करने के बावजूद जब लोग नहीं माने तो खुद अंबाला के उपायुक्त और एसपी ने बाजारों में उतरकर मोर्चा संभाला और बाजारों, मॉल में निरीक्षण कर उन्होंने निर्देश दिया है। मास्क के जो चलान हैं वो स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इस रिगार्डिंग कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें ताकि कोविड से बचा जा सके। दूसरा जो नाइट कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, सारे SHOs के थ्रू
और सिविल अथॉरिटी के साथ मिलके एक जो अनाउंसमेंट वाला सिस्टम होता है वो हमने करा रखा है पब्लिक को अवेयर करने के लिए, और जो टाइमिंग दी गई है 10 से 5 की, तो उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि लोग उस वक्त ना निकलें, और जो जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, और बाकी दुकानें जो खुली रहती थी उसको स्ट्रिक्टली बंद करा रहे हैं। हरियाणा के बढ़ते हाईवे से लेकर गांवों की जमीनों पर पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में चल रहे वन विभाग के सभी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है और जिले में प्रदेश का क्या योजना चल रही है और क्या कुछ लक्ष्य है इसकी जानकारी दी है और बताया कि हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। वहीं यमुनानगर में 166 गांव में हरियाणा के बढ़ाए गए लगभग 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं और इसको जानकारी दी है। और आपको बता दें कि वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में चल रहे वन विभाग के ये प्रोजेक्ट को लेकर निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है। बाग लगाने का कोई था, बाग हमने पहली बार शुरू किया हमने की बारी, इससे पहले बाग तो हॉर्टिकल्चर का था, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी, उन्होंने हमें परमिशन दे दी और हमने पिछली बार काफी गांव ऐसे हैं जहां हमने बाग लगाए और उसके परिणाम अच्छे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफी पंचायतों में उत्साह भी है, और भी पंचायतें हमें इस प्रकार की जमीन देंगी, उससे पंचायत की भी आमदन बढ़ेगी और हमारे पर्यावरण की भी रक्षा होगी, दोनों चीजें साथ साथ। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारा प्रयास ही है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन में पेड़ लगे, और हमने पिछली बार भी 1100 गांव ऐसे चिन्हित किए थे जिनमें हमने जहां भी उनके पास जमीन थी वहां हमने पेड़ लगाए। हिमाचल प्रदेश में महंगी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का घोटाला का मामला सामने आया है, जिसकी कांग्रेस के सीबीआई जांच की मांग की है। शिमला में विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बेशक कीमती गाड़ियों की फर्जीवाड़े तरीके से देश भूमि में रजिस्ट्रेशन हुई है और करीब 5000 के आसपास की गाड़ियों में हिमाचल में रजिस्टर हुई है, जिसके करोड़ों में दलाली बनती है। और इसी के साथ कहा कि क्या फर्जीवाड़े से रजिस्टर्ड सब गाड़ियों को सरकार जब्त करेगी जो देश के कई कोने में चल रही है और हिमाचल प्रदेश का फर्जी पत्ता देकर प्रदेश में रजिस्टर हुई है। इसी को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। क्या हिमाचल में अफसरों को अपने क्षेत्रों में लोगों की खरीद क्षमता का पता नहीं है? इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में व्हीकल रजिस्ट्रेशन का उसका पंजीकरण को लेके एक ये घोटाला नहीं, ये तो महा घोटाला सामने आया है और इसमें जो इसके तथ्य हैं हमने इसमें बारीकी में जाके देखा है और कुछ लोग रीजन बेस्ट नोन टू देम वो इसको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं इशू को। ये इशू क्या है और इसमें क्या मामले क्या हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 31 मार्च 2020 के बाद BS4 गाड़ियां देश में रजिस्टर नहीं होंगी। पंजाब में 10 दिन बाद भी गेहूं की खरीद को लेकर किसान मंडी पहुंचे, लेकिन एक बार फिर किसानों ने उम्मीदों पर पानी फिर गया। आपको बता दें कि शुक्रवार में बारिश हो गई और जिसकी वजह से गेहूं की फसल भीग गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिसे लेकर किसानों में रोष है। गेहूं की खरीद नहीं होने से किसानों ने उप बाजार समिति अमरकोट तरनतारन का घेराव किया और पंजाब सरकार जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही सूचना मिलते ही जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो किसानों की समझाया, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे और मांग पूरी नहीं करने की चेतावनी उन्होंने दी है। ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਰਚੇਜ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਲਈਏ। ਕੋਈ
कोई तलाई हो रही है इत्थे कि नहीं मंडी एक भी बोरी नहीं जी इत्थे तुली ते ना ही इत्थे कोई पहुंच रहा। जे कोई आउंदा इंस्पैक्टर मेरा ख्याल 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਟਾ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਉਹ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ नहीं होंगे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी किसान ਕਿਹੜੇ तरीका। हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल फरीदाबाद में किसानों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद मंडी में फसल लाने के लिए समय के गेट के पास नहीं मिल रहा। इसकी वजह से किसानों के मंडियों में 5 से 6 दिन पहले फसलों को बेच दिया है और अभी तक उनके खातों में पैसे नहीं आए हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि 48 घंटे के अंदर किसानों की उनकी फसल का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो 9% ब्याज दिया जाएगा, जिसका किसी भी किसान का भरोसा नहीं हो रहा है। बल्कि किसानों को मंडियों में हाथ पैर जोड़कर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है और किसान सरकार की ऑनलाइन प्रक्रिया से नाखुश है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। जिसका नहीं हो रहा वो तो दुखी है, और किसी हमवार का हो गया वो ठीक है डाल रहा, उसमें फिर नाच डालने में मंडी में परेशानी बन रही है। सरकार कह रही है बहुत अच्छा है, इससे किसानों को लाभ मिल रहा है, जल्द पैसे पेमेंट कर दी जा रही है और मंडियों में जल्द से जल्द उठाव भी हो रहा है। क्या लगता है नहीं आप ये मंडी देख लो, इसमें कहीं भी उठाव हो नाज का, और पैसे तो ये ऐसे ही आएंगे अकाउंटों में जैसे आ रहे हैं। 18 अप्रैल को किसान मजदूर संघर्ष समिति भगवानवाला दाना मंडी में किसान महासम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसको लेकर आज सरवन सिंह पंढेर थाना मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे और कहा कि संगठन और किसान नेता इस रैली में आ रहे हैं और दीप सिद्ध के जेल से छूटने के बाद वो अमृतसर आएंगे। इसी के साथ कहा कि वो सचखंड के दरबार साहिब में मत्था टेकने के लिए गए थे। वही पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर वार करते हुए कहा कि वो लोगों को बड़ा इकट्ठा करते हैं और कोई कोरोना नहीं है, कोरोना का इस्तेमाल सिर्फ किसानों के मोर्चे पर किया जा रहा है। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-10 ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਟ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਆ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਆ ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨੌਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਧਰ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਹਾਲ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਧਰ ਰੂਟ ਥਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। अब खबर अमृतसर से है, जहां अदाकारा सोनिया मान ने किसानों के साथ मार्च निकाला और 19 तारीख के कुकड़ावाड़ा में होने वाले किसान सभा में आने के लिए लोगों की अपील की है। आपको बता दें कि किसानों के हक में 19 तारीख को किसान सभा की जाएगी, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों वालों इकट्ठ होकर सिटी जिन्होंने रोस मार्च करना जी ड्रोन बैन है ਤੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਡਰੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਡਰੋਨ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ।
अब खबर चरखी दादरी से है, जहां पहले से 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने के विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और सरकार के आदेशों के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान संचालकों ने डीआईओ जेपी सभ्रवाल को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपते हुए स्कूलों को खोलने की मांग की है। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर जिलाध्यक्ष सुरेश सांगवान ने अगुवाई में निजी स्कूल संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सामने इकट्ठा हुए और कहा कि वो सरकार एडवाइजरी अनुसार कोरोना के ध्यान में रखते हुए स्कूल खोले। स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, स्कूल संचालकों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उद्देश्य ये था कि सरकार ये तर्क देती है कि छोटे छोटे बच्चों को कोरोना से खतरा है। हमारा ये कहना है कि जब हमारे स्कूल में 9वीं से 12वीं तक का बच्चा अगर आ जाएगा और वही बच्चा जाकर के घर में 4th वाले बच्चे के संपर्क में आएगा तो क्या वो बच्चा घर पे संक्रमित नहीं हो जाएगा? तो उसको घर पे बिठाने से फिर क्या फायदा है? दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर हमारे छोटे बच्चों को कोरोना से भय है तो ये अधिकारी जो बैठे हैं डीओ सर, वो इनके भी छोटे बच्चे होंगे तो ये भी अपने घर पे जाते हैं तो इनको के बच्चों को भी खतरा है। तो ये भी ऑफिस को बंद करें, सरकार कुंभ के मेले को भी बंद करे, सरकार और बड़े बड़े कार्य करती है उनको भी बंद करे। अब खबर कैथल से है, जहां मनमर्जी फीस वसूली करने के विरोध में अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षा अधिकारी को चेतावनी दी है और कहा कि मनमानी प्राइवेट स्कूल संचालक मनमर्जी की फीस वसूल कर रहे हैं। जो अभिभावक हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिससे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कोरोना काल में अभी उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। तो ये जी देखो, मैक्सिमम हमारे पास सीधी सी बात है कि हम उसकी मान्यता रद्द करने के लिए महकमे को लिख देंगे और कर भी देंगे। मांग ये भी थी इन लोगों की जो ये देखे कि भाई जो नर्सरी के जो बच्चे होते हैं इनको वहां उसके अंदर स्कूलों में ना बैठाया जाए। तो मैं इसके बारे में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नर्सरी जो महकमा होता है उसकी जो मान्यता होती है तो हमारा आंगनबाड़ी विभाग है वो देता है उसको। अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल के अंदर जो जिसके अंदर मान्यता हमने दी हुई है तो वो स्कूल अगर उसको नर्सरी क्लास को लगाना चाहता है नहीं बल्कि वेतन नहीं मिलने की मार झेल रहे हैं, जिसके चलते सफाई कर्मचारी आज पिछले 4 दिन से नगर निगम के प्रदर्शन कर वेतन नहीं की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन देना दूर। नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव से आकर उनकी बात भी नहीं कर रही है। निगम के गेट पर लगातार चौथे दिन अपनी वेतन की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मार्च महीने का जो वेतन है आज 16 तारीख हो गई, फिर शासन ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया, जबकि यहाँ पर जो नगर निगम आयुक्त का चार्ज है वो नगर निगम जो हमारे फरीदाबाद के जिला उपायुक्त आदरणीय यशपाल यादव जी के हाथों में है। उसके बावजूद भी हमारी तनख्वाह अभी तक प्रबंध नहीं किया गया। आज कोरोना काल है, हम ये चाहते हैं कि हमारे भी घर पर राशन होना चाहिए समय पर। आज एडमिशन भी चल रहे हैं, एडमिशन भी हमारे को बच्चों को करना है, फिर शासन कब तक हमारी वेतन का प्रबंध करेगा। सफाई कर्मचारियों ने हमेशा बढ़ चढ़कर हमेशा पब्लिक की सहायता करी है। जहां भी कोई गंभीर बीमारियां आई हैं वहां सबसे पहले सफाई कर्मचारी पहुंचता है। बिना वेतन के, बिना सामान के ये सफाई कर्मचारी हमेशा दिखाई देते। कोरोना से मरने वालों का भी दाह संस्कार आपके जिम्मे हमारे जिम्मे है, मगर कोई हमारे पास औजार नहीं, ना कोई गिफ्ट है। हर रोज की तरह रेवाड़ी में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे पैसेंजर ट्रेन में आपको बता दें कि एक बैग से एक बच्चा का शव बरामद किया गया है। श्री गंगाधर के लिए रवाना हुई थी ये ट्रेन और दोपहर 1:30 बजे ये बच्चा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ट्रेन में बोगी पर सवार कुछ यात्रियों के एक पिट्ठू बैग लावारिस अवस्था में देखा गया, जिस पर यात्रियों ने कौसली रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस को सूचना दी और फिर सूचना पर जीआरपी दादरी तक पहुंची, जिसके करीब 2:15 बजे रेवाड़ी श्रीनगर ट्रेन श्री गंगानगर ट्रेन दादरी रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर पहले से प्लेटफॉर्म पर तैनात जीआरपीएफ कर्मियों ने लावारिस बैग को ट्रेन से उतारा और खंगाला, जिसमें पुलिस ने 4 से 5 साल का एक बच्चे का शव बरामद किया है।
रिवाड़ी से चलकर गंगानगर को गाड़ी जाती है तो रेलवे स्टेशन सर की यात्री पर 2:10 पर पहुंची थी। सवारियों ने प्लेटफॉर्म रुकी अनिता हवलदार है उसको बताया कि भी एक लावारिस काला बैग रखा है पैसेंजर डिब्बे में। तो अनिता और वो रोहतास से सिपाही ने जाकर देखा, सवारी से पूछा भी ये बैग किसका है, तो वहाँ डिब्बे में सभी सवारी बैठे उन्होंने कहा कि ये बैग हमारा नहीं है। तो इन्होंने बैग को नीचे उतार के देखा तो उसके अंदर एक 4-5 साल का बच्चा जो है बंद मिला। तो इसको तुरंत रोहतास और अनिता हवलदार तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर साहब से भेजे, डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो 174 की कार्रवाई करके बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है जैसी स्थिति होगी। इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक कुमार जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि एक लावारिस बैग में 4 से 5 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। ये बैग कहां से बरामद किया गया है और क्या कुछ है मामला, विस्तार से बताएं। देखिए सोनाली, जिस तरह रेवाड़ी से गंगानगर की ट्रेन चलती है चरखी दादरी वाया होकर, और उसी को लेकर जिस तरह दिन के करीब 1 बजे के रेवाड़ी से यहाँ जो गंगानगर के लिए ट्रेन चलती है, उसी में सूचना मिली थी कि गुप्त जो बैग है, लावारिस बैग है, इसी सूचना पर कोसली पुलिस को पहले सूचना दी गई थी कि इस लावारिस बैग है। लेकिन जब तक कोसली पुलिस की वहाँ पुलिस उसको गाड़ी को कवर करती, लेकिन गाड़ी उस समय चल पड़ी थी। लेकिन उसी के तहत कोसली पुलिस ने जीआरपी रेलवे पुलिस को यहाँ इन्फॉर्म किया, जिसके तहत जो चरखी दादरी की पुलिस है, रेलवे पुलिस, जीआरपी पुलिस मौके पर यहाँ मौजूद रही और उन्होंने उससे पहले जो यात्री सफर कर रहे थे इस बारे में उनको अंदेशा हो गया था कि जो लावारिस बैग है उसमें कुछ ना कुछ है। इसी को लेकर चरखी दादरी जब स्टेशन आया तो उन्होंने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया और पहले से पुलिस अटैच थी, जिसको लेकर यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची है। एक लेडीज हवलदार कर्मचारी थी, पुलिस कर्मचारी, और उसके साथ ही एक जो अन्य कर्मचारी था पुलिस, वो उन्होंने बैग को जैसे ही अपने कब्जे में लिया और खोल कर देखा तो वहाँ 3-4 साल या 5 साल का बच्चा था उस बैग में मौजूद था। और जैसे ही तुरंत पुलिस ने वो कब्जे में अपने बैग लिया और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची और डॉक्टरों को। जी अशोक, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि 4 से 5 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है, एक बैग में शव बरामद किया गया है, इसको लेकर अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल सोनाली, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह पुलिस का लगातार यही कहना है कि जो जहाँ से गाड़ी चली थी वहाँ से लेकर जो भी स्टेशन है जिनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है। अभी तक बच्चे के शव का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल चरखी दादरी में पुलिस द्वारा डॉक्टरों की बोर्ड द्वारा हालांकि पोस्टमार्टम किया गया है और पुलिस ने यही कहा है कि अभी बच्चे का पता नहीं लग पाया कौन है और विभिन्न धाराओं के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जी अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जालंधर में सोंढल गेट के पास एक युवक ट्रेन के चपेट में आ गया और आपको बता दें कि घटनास्थल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मामले में मौजूद गार्ड ने बताया कि बहुत से लोग युवक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवक अपने कान में हेडफोन लगाकर और इस दौरान वो युवक आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में आ गया। इन्फॉर्मेशन मिली कि डील है गड्डी के नाल कोई बंदा जो रेलवे फाटक बंद हुए थले कोई निकल रहा, ठीक है जी। तो अभी वो जो गड्डी के थले आ गया, अं मौके पर आए हैं। जो बंदा वा वो इतने मरिया पिया वा, जो मोटरसाइकिल वा 400 की बड़ा दास के लागे आ गया, ठीक है सर। किन्ने अब खबर अमृतसर से है, जहां देहाती पुलिस ने सीआरआई स्टाफ के मध्य प्रदेश में जिला ब्रह्मपुर में जाकर हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर देहाती पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के ब्रह्मपुर में रहने वाले 3 व्यक्ति भारी संख्या में हथियारों की सप्लाई पंजाब के कई जिलों में कर रहे हैं। हरियाणा में अपराधी बेखौफ है, इसका अंदाजा इस बात पर लगाया जा सकता है जब लखन माजुरा में पूर्व सरपंच के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें अपराधियों ने दरवाजे और दीवारों को छन्नी कर दिया। माजरा से पूर्व सरपंच है जगबाल और कुल्फी पहलवान,
उसका 4 बजे के करीब फोन आया था कि मेरे घर पे किसी ने फायरिंग की है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने बताया कि गांव के कई लड़के असामाजिक तत्व हैं जो गांव का सारा सिस्टम खराब कर रहे हैं, तो उनके प्रति मैंने गांव को इकट्ठा किया था। तो जिस कारण मेरे से रंजिश रखते हुए और कल सुबह 3:30 बजे अचानक हम अपने घर पे सो रहे थे, अचानक एकदम गोलियों की आवाज आई, 18-20 राउंड मार गए फेंक के। मुक्तसर साहब में जिला पुलिस को सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि 2 महीने में चोरी हुए 70 मोबाइल फोन को ट्रेस करने के बाद जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस ने फोनों में मालिक के हवाले भी फोन कर दिया है। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਸਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ मैं एसएसपी मैडम ਤੇ ਇਸ जिला पुलिस मुक्तसर साहिब वालों आज जो चोरी हुए गुम हुए 70 मोबाइल फोन हमने रिकवर करके उन्होंने ओनर्स को हमने आज हैंड ओवर किया। लास्ट ईयर दिसंबर विच हम टोटल 170। अब खबर खन्ना से है, जहां पर एक खन्ना में एक कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आग से एसएसपी ऑफिस के सामने खड़ी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। मैं ना पिंडों कोई मैटर सी एसएसपी ऑफिस आया सीगा, अगे गड्डी पार्किंग की जगह होण ना होण करके मैं गड्डी इत्थे साइड ते ला के पार्क करके एसएसपी ऑफिस विच काम चलिया गया ते उस तो बाद मैनू फोन गया भी गड्डी हो गई भी अग लगी। मैं आके देखा इधरों कोई पता नहीं किवें बाहर अग लगी हुई सी झाड़ियां चों, उस तो बाद गड्डी नूं आके लगी जी। चलिए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।